जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। एग्जाम अचीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आर्मी टेक्निकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धारा I इज इक्वल टू के टेन थीटा सूत्र में के का मात्रक क्या होगा? फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टफ भी क्वेश्चन है। आपने धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो धारा होती है, करंट होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। इस तरह से आपने ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो वो कितनी होगी? V डिवाइड बाय आर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो धारा होती है उसमें ये इसका मात्रक एम्पियर होता है, V का वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम। और अगर हम यही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज में अगर ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो धारा और वोल्टेज है एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगी। और जैसे ही हम यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ये कॉन्स्टेंट हटा के, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ओम्स लॉ होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, ये आर है, आर को अगर ग्राफ से हम डिनोट करें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे थीटा कहा जाता है, और ये क्या होता है? स्लोप होता है। तो आप इसको अगर स्लोप के फॉर्म में लिखना चाहे तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है? आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? स्लोप लिख सकते हैं, जैसे कि एम से डिनोट किया जाता है। और गणित की भाषा में बोलूँ तो आई और वी। और स्लोप जो होता है एम, उसकी वैल्यू थीटा के फॉर्म में क्या होती है? 1/tan थीटा इंटू आई इज इक्वल टू वी। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी स्लोप के फॉर्म में वैल्यू कितनी होती है? 1/tan थीटा। तो अगर आप आर की जगह पे यहाँ पे tan थीटा वैल्यू पुटअप करोगे, v डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? v इंटू tan थीटा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा टेन स्लोप के फॉर्म में वो होगा I इज इक्वल टू वी tan थीटा। और अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, इसको और इसको अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो ये करंट हुआ, यहाँ करंट हुआ, और ये के की जगह पे यहाँ पर क्या है? V, यानी कि वोल्टेज है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? के वोल्टेज। और वोल्टेज का मात्रक आप सभी को पता क्या कितना होता है? ऐसा ही मात्रक वोल्ट। तो इसलिए जो के है, के का मात्रक क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी विमा ml² डिवाइड बाई क्यू² को दर्शाती है? जहाँ पर क्यू क्या है? एक विद्युत आवेश को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जो ml² डिवाइड बाई क्यू² ये होता है, ये किसकी विमा होती है? ये हेनरी की विमा होती है। और हेनरी क्या होती है? ये किसकी एसआई यूनिट है? इंडक्टेंस की। तो इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो कौन से मोशन पर अप्लाई होते हैं? घूर्णी तंत्र में, त्वरित तंत्र में, अजड़त्वी तंत्र में, या त्वरण रहित तंत्र में? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अजड़त्वी तंत्र और जड़त्वी तंत्र ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्वीय तंत्र की। तो जड़त्वीय तंत्र यानी कि लीनियर रेफरेंस सिस्टम। लीनियर रेफरेंस सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? अगर यहाँ पर कोई सी वस्तु रखी है और वो धरातल पर रखी हुई है, और धरातल क्या हो रहा है? गतिमान अवस्था में नहीं है, धरातल स्थिर रहेगा, वैसे तंत्र को क्या कहते हैं? जड़त्वीय तंत्र कहते हैं। और जड़त्वीय तंत्र के ऊपर ही क्या करते हैं? जो गति के नियम हैं वो लागू होते हैं। गति के नियम लागू कहाँ पर होते हैं? जड़त्वीय तंत्र में। और जड़त्वीय तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जिसमें धरातल स्थिर होता है, जिसमें त्वरण नहीं होता, यानी कि त्वरण की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और अजड़त्वीय तंत्र कौन से तंत्र होते हैं? अजड़त्वीय तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी गतिमान अवस्था में है और उसमें कोई सी वस्तु रखी हुई है। वस्तु तो स्थिर है लेकिन जिसमें वो रखी है वो क्या है? एक त्वरण से चल रही है, मतलब उसका जो त्वरण है वो 0 नहीं है, गतिमान अवस्था में है। तो ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? अजड़त्वीय तंत्र कहते हैं। और ऐसे तंत्र में जो गति के नियम हैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वो लागू
नहीं होते, उन्हें लागू करने के लिए हमें एक बल, छद्म बल लगाना पड़ता है, तब जाके गति के नियम उनके ऊपर लागू होते हैं। तो हम ऑप्शन में अगर देखें तो पहले गुणित तंत्र को छोड़ देते हैं, तो त्वरित तंत्र में, त्वरित तंत्र, तो ये इसमें क्या है, त्वरित तंत्र, इसमें त्वरण पाया जाता है, तो इसमें भी ये लागू नहीं होंगे क्योंकि एक अजड़ती तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अजड़ती निर्देश तंत्रों में भी ये लागू नहीं होता है। त्वरण रहित तंत्र, त्वरण देखिए इसमें त्वरण क्या है, 0 है, तो त्वरण रहित तंत्र में क्या होते हैं, ये न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं घूर्णी तंत्र की। तो घूर्णी तंत्र में क्या होता है, घूर्णी तंत्र में भी जो धरातल है वो घूर्णन गति करता है और वस्तु उसके ऊपर स्थिर रहती है। तो इस तरह से घूर्णी तंत्र में भी क्या होता है, जो ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, उसमें त्वरण पाया जाता है। तो रोटेशनल सिस्टम में भी गति के नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार घर्षण युक्त सड़क पर नियत वेग से गतिशील है, तो कार के इंजन के द्वारा बल लगाया जा रहा है, कार के इंजन के द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा है, कार का संवेग बढ़ रहा है, या फिर यह चीज संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर एक कार घर्षण युक्त सड़क पर अगर एक समान वेग से गतिशील है, मतलब इसका यहाँ पर भी वेग समान है और आगे यहाँ पर पहुँचने के बाद भी इसका वेग क्या रहेगा, v ही रहेगा। तो ये कंडीशन कब सही हो सकती है, कार के इंजन के द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा है, तो जो घर्षण बल है, घर्षण बल के विपरीत इसे गति करने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा। तो कार के इंजन के द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा है, ऑप्शन गलत है। कार के इंजन के द्वारा उसे बल लगाया जा रहा है और कार का संवेग बढ़ रहा है। कार का संवेग नहीं बढ़ सकता क्योंकि संवेग क्या होता है, हमें पता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, इन दोनों का गुणनफल संवेग होता है। तो वेग तो बढ़ ही नहीं रहा है, वेग क्या है, फिक्स है, और वस्तु का द्रव्यमान भी फिक्स होता है, तो संवेग भी क्या है, फिक्स ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है और यह संभव नहीं है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इस तरह का जो तंत्र है वो संभव है कि एक नियत वेग से कोई सी भी जो वस्तु है वो गतिमान अवस्था में हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा कि कार के इंजन के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर ले कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये कहता है गति का तीसरा नियम। मतलब आपने अगर एक बल लगाया है F12 तो उसका विपरीत बल F21 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। तो क्या कहता है, ये बल की माप देता है क्या, बल का मेजरमेंट नहीं दे सकता क्योंकि बल क्या होता है, m/a, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन की कोई, त्वरण की कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है। बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा भी नहीं देता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। जड़त्व की परिभाषा भी देता है क्या, जड़त्व की परिभाषा नहीं देता है क्योंकि जड़त्व की परिभाषा का नियम कौन सा नियम कहलाता है, गति का प्रथम नियम। गति का जो प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, वो क्या कहता है, जड़त्व का नियम देता है, उसकी परिभाषा देता है कि कोई सी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यह कहता है जड़त्व की परिभाषा। तो ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम नहीं कहता है। बल का गुण दर्शाता है क्या, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो बल का गुण है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब एक बल यहाँ लगाया गया है और उसके विपरीत एक और बल लगाया गया है, तो ये बल का गुण ही दर्शाता है, ना कि उसकी माप देता है और ना ही उसकी परिभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या r की कक्षा में v चाल से घूम रहा है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो और पोटेंशियल एनर्जी अगर उपग्रह की बात करें तो वो क्या होगी, -gm_m1 डिवाइड बाय r। ठीक है, यहाँ पर m जो है ये उपग्रह है, इसका मास दे के रखा है, और m1 हमने माना कि पृथ्वी का मास है, प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², जहाँ पर m किसका द्रव्यमान है, उपग्रह का, और v वेग से वो गतिमान अवस्था में। इस तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है, इतनी दूरी पर है उपग्रह, r दूरी पर है, पृथ्वी का मास हमने m1 मान लिया द्रव्यमान, और उपग्रह का कैपिटल M माना। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। और जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी के द्वारा उपग्रह के ऊपर एक बल आरोपित किया जाएगा जिसे कि यहाँ कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय r।
ये अभिकेंद्री बल होता है। और एक और बल इन दोनों के बीच में लगेगा, पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर एक और बल लगाया जाएगा जिसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल। और गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 डिवाइड बाय r²। और जब परिक्रमण के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों बल, अभिकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल अगर बराबर होंगे तभी परिक्रमण पॉसिबल होगा, ये परिक्रमण का सिद्धांत कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट सेकंड नाम दे देते हैं, इसको थर्ड, और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम इक्वल कर देते हैं परिक्रमण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये परिक्रमण के सिद्धांत के अनुसार दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू Gm1 डिवाइड बाय r²। एक r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और v² की वैल्यू हमें क्या मिली, Gm1 डिवाइड बाय r, जो कि हम कहाँ पर पुटअप कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस का ये हो जाएगा v² m प्लस 1/2 mv²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2 mv²। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, -1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोग्राम पर सेकंड हो तो हाथी के लिए पलायन वेग कितना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो पलायन वेग है, पलायन वेग जिसे VE से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 2gr, जो कि किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर और पृथ्वी के द्रव्यमान निर्भर करता है, न कि किसी वस्तु की द्रव्यमान पर। जो वस्तु पृथ्वी पर है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सभी वस्तु के लिए पलायन वेग एक समान होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंदर और हाथी दोनों के लिए जो पलायन वेग है वो बराबर होगा, क्योंकि ये इन दोनों वस्तुओं पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में क्या हम कथन सत्य कह सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा में अगर हम बात करें तो Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, ये इन दोनों ऊष्माओं का अनुपात होता है। विशिष्ट ऊष्मा में केवल Cp और Cv ही होते हैं क्या, नहीं, इसमें और भी दूसरी चीज़ें होती, तो ये ऑप्शन गलत है। किसी दिए हुए ताप पर केवल एकमात्र मान होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान एकमात्र नहीं होता है, उसका मान परिवर्तित होता रहता है। इसका मान 0 से इनफाइनाइट है, यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है क्या, हाँ, इसका मान 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही होता है। इसका मान परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं 0 से अनंत यानी कि इनफाइनाइट, इसके बीच में इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। और इसका मान गैस के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि गैस के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है, ये गैस के प्रकार पर निर्भर करता है कि एक आणविक, द्विआण्विक या त्रिआण्विक गैस है, उस पर निर्भर करता है, न कि उसके द्रव्यमान पर। तो हम इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस की वायु के जलन से उसी ताप पर भाप की जलन से अधिक घातक होता है, कम घातक, या दोनों बराबर घातक होते हैं। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस की वायु से जो जलन होगी उसी ताप पर भाप की जलन से जो जलन है वो क्या होगी, कम घातक होगी। भाप की जलन ज़्यादा घातक होगी और 100 डिग्री सेल्सियस की वायु से जलन कम घातक होगी, क्योंकि जो भाप है उससे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है एज़ कम्पेयर टू जो हवा है, उससे जो ऊष्मा निकलती है उससे ज़्यादा ऊष्मा किसकी होती है, भाप की होती है। इसलिए भाप से जलन ज़्यादा होती है और वायु से जलन क्या होगी, कम घातक। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कम घातक। कार के इंजन में पानी को रेडिएटर में शीतलक के रूप में प्रयोग किए जाने का क्या कारण है। पानी को शीतलक यानी कि कूलेंट के जैसे ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, इसलिए पानी को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। धातु के 2 तारों का विस्तार लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। तो धातु के 2 तार है जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक समान दे के रखी है और इन दोनों को क्या कहा गया है, श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। तो संयोजन की प्रभावी चालकता क्या होगी, तो इनको जोड़ने के बाद जो टोटल चालकता होगी, कंडक्टिविटी, वो आपको बतानी है। कंडक्टिविटी यानी चालकता के फॉर्म में अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होती है, ρ × L/A, ये होता है
रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला चालकता के फॉर्म में, और एक आप ओम्स लॉ से V=IR से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पर अभी हम चालकता की बात हो रही है तो हम चालकता के फॉर्म में इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और R1 की अगर वैल्यू निकाले तो R1 क्या होगा, ρ1 × L डिवाइड बाय A। L और A इसलिए समान है क्योंकि दोनों तार की लंबाई और चौड़ाई समान है, तो उनका एरिया भी समान होगा और उनकी लंबाई भी समान होगी। इस तरह से R2 की वैल्यू क्या निकलेगी, ρ2 × L डिवाइड बाय A। जो रो होती है, रो की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो वो होती है इस तरह से। तो ρ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/σ1 × L डिवाइड बाय A। R2 की वैल्यू सिग्मा के फॉर्म में हो जाएगी σ2 × L डिवाइड बाय A। और इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो कितना होगा वो, L × ρ1A प्लस L × ρ2A। और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2L, दोनों की लंबाई समान है तो L + L 2L हो जाएगा, डिवाइड में सिग्मा टोटल × A। एरिया एक ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई एक समान है, इसलिए एरिया यहाँ पर एक ही आएगा। अब इसे आगे अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, ये L कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और A भी कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 2 सिग्मा टोटल, सिग्मा यानी कि चालकता, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाय ρ1 × ρ2, 2 डिवाइड बाय रो टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर से जो रो टोटल की वैल्यू यानी कि कुल चालकता जो आएगी वो कितनी आएगी, 2σ1 × σ2 डिवाइड बाय σ1 प्लस σ2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो फाइनल चालकता आई, उसकी टोटल चालकता आई, प्रभावी चालकता, वो कितनी होगी, किससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन 4 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो फ्रेंड्स, जो मोबाइल चार्जर होता है वो हमारे घर में जो 220 वोल्ट की बिजली आती है, करंट आता है, उसको क्या कर देता है, ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इसको क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है काम करता है। ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही होता है, इसलिए क्या है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो एकदम सीधा ही बनता है, जैसा ऐसा है वैसा के वैसे ही इधर बनता है। तो एक समतल दर्पण तो इसका राइट आंसर होगा ही होगा। और साथ में जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बनता है। उसकी 3-4 कंडीशन होती है। अनंत पर रखने पर भी उसका प्रतिबिंब फोकस यहाँ पर बनता है, वो भी एकदम सीधा बनता है। और कहीं पर भी अगर आप उसे रखोगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी रखोगे तो भी उसका प्रतिबिंब क्या, सीधा ही बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में दिखाई देता है, समतल दर्पण में भी दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में भी दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, या तो समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। फ़ारेनहाइट तापक्रम F पर 25 डिग्री का तापांतर सेल्सियस के 45 डिग्री के तापांतर पर होना चाहिए, तो ये गलत है। 0 डिग्री -32 डिग्री 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री सेल्सियस के संगत होता है, ये भी नहीं। सेल्सियस तापक्रम पर 10 डिग्री का तापांतर और फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 18 डिग्री होना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर। और एक ऑप्शन और भी है फ्रेंड्स यहाँ पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर जल और 202 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल से अधिक उष्ण है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है, जिससे सनबर्न होता है ह्यूमन की स्किन में, वो कौन सी विकिरण होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 298 केल्विन पर निम्नलिखित अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचय विभव दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रबलतम अपचायक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक, क्रोमियम, हाइड्रोजन और आयरन। ये चारों इक्वेशन है, यहाँ पर जिंक मिलेगा, क्रोमियम, हाइड्रोजन और आयरन। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे
प्रबल अपचायक कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रबल अपचायक वो होता है जिसका मानक अपचयन विभव जो है वो अगर माइनस में आप जितना ऊपर वैल्यू आपकी जाएगी तो उसका मानक अपचयन विभव उतना अधिक होगा, और प्लस में आप जितना आगे बढ़ोगे, प्लस की अगर बात करें तो प्लस में जितना आगे बढ़ोगे उतना क्या होगा, कम होगा। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर यहाँ पर -9.8 अगर है और -6.2 है तो सबसे अधिक प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा, -9.8 का होगा, ना कि -6.2। मतलब जितना माइनस में अधिक वैल्यू होगी उतना प्रबलतम अपचायक होगा, और प्लस में जितनी अधिक वैल्यू होगी उतना कम होगा। जैसे कि 7.4 है और 8.2 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन सा है, 7.4 का। प्लस में वैल्यू कम होने पर प्रबलतम अपचायक होता है और माइनस में वैल्यू ज़्यादा होने पर प्रबलतम अपचायक होता है। तो हम यहाँ पर इनके मानक अपचयन विभव अगर देखें तो ये है -7.6, ये -7.4 और ये -0.0। तो माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, जिंक की है, और प्लस में आयरन की वैल्यू कितनी है, +7.7 है। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें प्लस और माइनस की, तो माइनस से प्लस की ओर आने पर जो अपचायकता है वो क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज़्यादा अपचायकता किसकी है, सबसे ज़्यादा प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा, जिंक होगा। राइट आंसर क्या होगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित अवस्था में कौन विद्युत सुचालक होता है? तो द्रवित अवस्था में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होगा, आयनिक यौगिक होगा, क्योंकि आयनिक यौगिक पानी में घुलने पर प्लस और माइनस में टूट जाता है। और हमें पता है कि विद्युत की चालकता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आयनों के ऊपर, यानी प्लस या माइनस के ऊपर निर्भर करती है। इन्हीं के कारण ही जो विद्युत की है वो चालकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आयनिक यौगिक। परमाणु के नाभिक की लंबाई कितनी होती है? तो परमाणु के नाभिक की लंबाई फ्रेंड्स कितनी होती है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। निम्न में से वह पदार्थ जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। चालकता की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स चालकता यानी कंडक्टिविटी की इकाई क्या होगी, रेजिस्टेंस। हम सभी को पता है रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स, ओम होती है। और चालकता क्या होती है, चालकता होती है जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है उसका उल्टा कर दो तो चालकता आ जाती है। तो यहाँ पर 1/ओम ओम को ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, इसलिए चालकता की इकाई क्या होगी फ्रेंड्स, ओम इनवर्स। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इस नियम का प्रतिपादक कौन था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस रूल? तो ये किसने एक्सपांड किया था ये रूल, मेंडलीफ के द्वारा, जिसकी आधुनिक सारणी जो आवर्त सारणी है वो भी किसके द्वारा दी गई है, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो किसके द्वारा दी गई है, मेंडलीफ के द्वारा। निम्न में से किस गैस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 होती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल फ्रेंड्स देखें तो ये जो क्रिप्टॉन है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 36 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो चीनी का फॉर्मूला आप सभी को पता है फ्रेंड्स कितना होता है, C12H22O11, ये होता है चीनी यानी कि शर्करा का फॉर्मूला। तो इसके लिए कितने कार्बन, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें जो कार्बन की चारों संयोजकता है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है फ्रेंड्स, 4 होती है, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो उनकी जो संयोजकता है वो एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही होती है, मतलब इसमें एक सिंगल जो है एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, वो ही पाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है CH4 यानी कि मीथेन। जैसे इसमें मीथेन में जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सभी एक एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसे एग्जांपल हम एथिलीन का ले लेते हैं। यहाँ पर एथिलीन में अगर हम देखें तो इस तरह से बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड पाया जाता है और इनसे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाती है, इसमें डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इन्हें कहा जाता है एल्केन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एरोसोल स्प्रे बनाने में भी किया जाता है, सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में भी किया जाता है, प्रशीतकीकरण ठंडे करने के लिए रेफ्रिजरेंट्स की तरह भी उनका काम किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज हमने आपसे टेक्निकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।